हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रारंभ किए हुए थे। आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, अर्थात पिछले वीडियो के आगे की बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्लोप कैलकुलेट किया था। अगर दो लाइन्स के बीच का एंगल दिया हो, अर्थात उनकी प्रवणता या ज्ञात हो, तो हम लोगों ने उनके बीच का कोण ज्ञात किया था। दो रेखाओं के बीच का दो बिंदु दिए गए हो तब भी हम लोगों ने प्रवणता निकालना सीखा था। आज हम लोग रेखाओं के जो विभिन्न रूप हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आशा है कि पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा और जो भी बातें हमने पिछले वीडियो में आपको बताई हुई थी वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हम रेखा के समीकरण में एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। ठीक है। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या होता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे अगर एक्सिस बनाया गया हो, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताओ कि इसका इक्वेशन क्या होगा या इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो बातें आप समझने का प्रयास करिए। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और अगर आपसे कोई पूछे कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप बताओगे x बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब यहीं पे बात आती है कि x अक्ष के या y अक्ष के समांतर अगर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तब आप क्या करेंगे। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो एक बात तो तय है कि कोई रेखा इस टाइप से होगी, वो या तो ओरिजिन के ऊपर होगी या तो ओरिजिन के नीचे हो सकती है। समांतर में यही दो कंडीशन है x अक्ष के समांतर के लिए। तो अगर ये दूरी आप a मान लें या ये दूरी अगर आप इसको भी a ले लें, तो चूँकि ये निगेटिव डायरेक्शन की डिस्टेंस हो जाएगी, x इज इक्वल टू जो इक्वेशन आप बनेगा वो माइनस a बनेगा, और ये पॉजिटिव जो है डायरेक्शन का डिस्टेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, प्लस a है। ठीक है ना। तो अगर रेखा का समीकरण निकालना हो तो आप ध्यान दें, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a दूरी पर, इसका मतलब समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस a होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो क्या होगा, प्लस a हो जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, चलिए मान लेते हैं b दूरी है। ठीक ना। b दूरी पर अगर कैलकुलेट करना हो y अक्ष के समांतर, मतलब देखो ये कंडीशन बनेगी, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। ठीक ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस b। अभी आप देख करके बता सकते हो जो भी डिस्टेंस दी गई है, अगर निगेटिव डायरेक्शन में दी गई है तो वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में दी गई है तो वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो समांतर होने के लिए अगर आपको कोई, जैसे मान लो कोई बोल देता है कि x अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तो दो मात्रक की दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, y बराबर 2 हो जाएगा। माइनस 2 मात्रक की दूरी पर स्थित या ऋणात्मक दिशा में बोल दे या निगेटिव डायरेक्शन में बोल दे, तब आप लिखिएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने मूल जो है इक्वेशंस पर, कि विस्तृत जब हम अध्ययन करेंगे रेखा के समीकरणों का तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो नंबर 1, प्रवणता अंतःखंड रूप या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है भैया, अब आप समझिएगा, यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, एक स्लोप दिया गया है, एक इंटरसेप्ट दिया गया है। ठीक है ना। स्लोप आपने पढ़ा है कि किसी रेखा का धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव जो होता है उसका टेंजेंट स्लोप कहलाता है। अब इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। अब अंतःखंड क्या होता है आप ये पहले समझ लीजिए अच्छे से। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलिए मान लेते हैं ये कोई रेखा है, ठीक है ना, ये कोई रेखा एल है जो एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा सर, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। अगर हम कहें कि ये रेखा वाई अक्ष पर जो अंतःखंड काट रही है, हम मान लेते हैं कि अगर उसकी लेंथ सी हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन हम मान लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है, सी है। यहाँ पे हम सिर्फ वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है और वाई अक्ष का अंतःखंड। अब अंतःखंड के बारे में आपको मैं बोला था अभी बताने के लिए, आप समझिए। ये मूल बिंदु हो गया आपको, कोई भी रेखा मूल बिंदु से जितने दूरी पर अक्षों को काटती है वो उसका अंतःखंड कहलाता है। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी जो पॉइंट अगर हम ले लें, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी अंतःखंड है इस रेखा का। लेकिन हमें क्या करना है, एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और अगर वाई अक्ष का अंतःखंड हमको पता हो, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रवणता पता हो, यानी एक्स अक्ष के साथ कोण अगर थीटा बना रहा है तो प्रवणता आपको पता हो ही जाएगा, और या इंटरसेप्ट आपको पता हो यानी अंतःखंड पता हो, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, आप जरा सा समझने का प्रयास करिए। चलिए मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है भैया x, y। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। अब आप देखिए कैसे आप डेरिवेशन करते हो किसी फार्मूले का। ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, ए वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। कौन, ए लेंथ। ठीक है, अगर इसको भी हम क्षैतिज ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ये जो रेखाएं हैं जो मैंने ऊपर अभी बनाया हुआ है, ये एक्स अक्ष के समांतर भी कह सकते हो आप, या क्षैतिज रेखाएं भी कह सकते हो। क्षैतिज रेखाएं, ये जो रेखा है ये क्षैतिज है, एक्स अक्ष भी क्षैतिज है, ये भी रेखा क्षैतिज है। क्षैतिज रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतरी होती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और लंबवत रेखाएं आपस में क्या होती हैं, वो भी समांतर होती हैं। ठीक है ना, जैसे ये लंबवत रेखा है, ये भी लंबवत रेखा है, वाई अक्ष भी क्या होती है, लंबवत होती है, तो वाई अक्ष के क्या होंगे, वो समांतर ही होंगे। इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ए वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है भैया, ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और ए वाली जो डिस्टेंस है आपको भी मैंने बताया सी है, तो अगर मुझे यह डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये डिस्टेंस आपकी एक्स हो गई और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, वाई माइनस सी हो गई। और चूंकि ये एंगल थीटा है इसलिए ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप त्रिभुज बना लें, इसे हम P माने हुए हैं यहाँ पे हम R ले लेते हैं, यहाँ पे हम B ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो त्रिभुज PBR में tan थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा x, एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, दैट इज mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी, हेंस y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये देखो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। थोड़ा सा हम पेज ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यानी इसे हम लोग कौन सा इक्वेशन कहते हैं, प्रवणता अंतःखंड रूप, या हम तो प्रवणता के रूप में भी समीकरण अगर आपको याद करना हो, फार्मूले के रूप में अगर नाम याद करना हो तो आप बोल सकते हो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता अंतःखंड रूप।
अगर आपसे कोई पूछे इसका मतलब क्या है तो आप बताइएगा कि धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव दिया गया हो या प्रवणता दी गई हो तथा सी वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड अगर आपको पता हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि y = mx+c को स्लोप इंटरसेप्ट फार्म कहते हैं, या हिंदी में आप लोग अगर बोलेंगे तो प्रवणता अंतःखंड रूप कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या हो गया? y = mx+c हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए, नोट करिए दिमाग में कि यदि c की वैल्यू 0 हो जाए, और c 0 होगा कब? अगर c की वैल्यू 0 हो गई तो क्लियरली ये जो रेखा है ना भैया, ये कहाँ से पास होने लगेगी? मूल बिंदु से पास होने लगेगी। तो दूसरे शब्दों में आप ये कहो कि ये रेखा कहाँ से पास हो रही हो? मूल बिंदु से। या मैं कह रहा हूँ c = 0, तो रेखा का समीकरण होगा, वो हो जाएगा y = mx। हम लोग इस रेखा को कहते हैं कि ये उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, या मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, क्या हो गया? मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए हम पेज थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको फिर से सेट कर लिए हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसका भी मतलब समझिए आप। पॉइंट शब्द बोल दिया, स्लोप बोल दिया, यानी एक बिंदु दिया गया हो और आपको प्रवणता दी गई हो। ठीक है ना, एक बिंदु दिया गया हो, पॉइंट बोला है, स्लोप बोला है। यहाँ पे जो था क्या बोला था? स्लोप इंटरसेप्ट बोला था, और यहाँ क्या बोल रहा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल रहा है। मतलब एक बिंदु दिया जाएगा और आपको प्रवणता दी जाएगी, तो आप कैसे इक्वेशन कैलकुलेट करोगे? आप जैसा समझें इसको भी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है भैया। अब क्या है? कोई रेखा है, ठीक है ना, क्या बोलेगा? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव कुछ हो तथा वो निम्न बिंदु से जाता है। मान लेते हैं बोल दिया x1, y1 से होकर जाता है, या दूसरे शब्दों में बोल दे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता यम है और वह बिंदु x, y से होकर जाता है, या x1 y1 से होकर के जाता है। तब आप क्या करेंगे? आप इसको भी समझने का प्रयास करें। देखो भैया, ये आपका रेखा हो गया, मान लेते हैं रेखा L है, एक कोण आपका थीटा है, इस पर कोई बिंदु है आपका x1, y1, जहाँ से वो रेखा जा रही है। ठीक है भैया, और हमको इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो बिंदु दिए जाएं आप अक्ष पर लंब डाल दीजिए, चाहे एक्स अक्ष पर चाहे वाई अक्ष पर। तो चूँकि कोण दिया गया है थीटा धन एक्स अक्ष के साथ, इसलिए हम एक्स अक्ष पर ही लंब डाल देते हैं। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि ए वाली डिस्टेंस आपकी x होगी और ए वाली डिस्टेंस क्या होगी? आपकी y1 होगी, और ए वाली डिस्टेंस आपकी x1 होगी। चलिए हम इससे भी कोई बिंदु ए ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें रेखा का समीकरण ज्ञात किया है और चर बिंदु आपका जो है वो x, y है, जिसके पदों में हम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु B है, तो क्लियरली अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें x अक्ष के समांतर P, Q, और इसे हम मान लेते हैं R, तो आप समझ सकते हैं एक टोटल डिस्टेंस आपकी होगी y। ठीक है भैया, तो ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यानी RQ हो जाएगी y माइनस y1। ठीक है, अगर ए कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा? आपका थीटा ही होगा। और ए डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस आपकी x है, और ए वाली ऑलरेडी आपके पास मूल बिंदु से जो ए की दूरी है x1 है, तो ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस x1। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, अगर tan थीटा को हम m लिख दें
तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, मीन्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना। अगर आपका कोई एक बिंदु दिया गया हो और प्रवणता दिया गया हो और रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। यानी आपको प्रवणता नहीं, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बिंदु की बात कर रहा है। कोई यहाँ पे स्लोप की बात कर रहा था, यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 2 बिंदुओं। तो अगर 2 बिंदु दिए गए हैं तो 2 बिंदुओं से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है भैया। तो हालांकि एक तरीका ये है कि इसी प्रकार से आप फिगर बनाइए और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप अपने से इसको करिएगा, फिगर बना करके ऐसे ही सोल्यूशन करने का प्रयास करिएगा। हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख देते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, और अगर 2 बिंदु दिया जाए तो हमने 2 बिंदु अगर दिए गए हों तो प्रवणता आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, उसी फार्मूले से m की वैल्यू वहाँ क्या थी, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जब आपको 2 बिंदु दिए गए। 2 बिंदु अगर दिए गए हों तो उसका फार्मूला ये बनता है। इसका डेरिवेशन भी आप आसानी से ईजिली कर सकते हो पिछले वीडियो के माध्यम से। वहाँ जैसे ही m की वैल्यू निकाला था आपने, m इज इक्वल टू आपका क्या था, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। सिमिलरली आप वही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दें, उसी प्रकार से फिगर से उसी त्रिभुज में लेकर के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसके बाद हम लोग आते हैं भैया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसका मतलब समझिए, पिछले इक्वेशन में पॉइंट स्लोप फॉर्म था, उसके पिछले में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, यानी स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप एंड पॉइंट, और फिर हमने क्या पढ़ा, 2 पॉइंट। ठीक है ना। 2 पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, ऐसे ही इक्वेशन बनेगा, रेखा होगी जिसपे कोई पॉइंट x1 कामा y1 होगा और एक पॉइंट होगा आपका x2 कामा y2 होगा। इस पर भी 4 पॉइंट हम x कामा y लेकर के इसी प्रकार से सॉल्व करके निकालेंगे। हमने आपको बताया नहीं, आप उसको अपने से करिएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इंटरसेप्ट दिया गया हो। अब आप इसको भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट दिए गए, कोई प्रवणता नहीं, कोई बिंदु नहीं, तब आप क्या करिएगा। अब आप समझिए, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करता हूँ। तो क्या करना है आप, देखो बेटा, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब आप कहीं भी बना सकते, इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। तो अगर ये लाइन है तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष को ओ दूरी पर और वाई अक्ष को ओ बी दूरी पर ये काट रहा है। तो मैंने आपसे भी कुछ देर पहले बताया, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, अंतःखंड। अंतःखंड मतलब मूल बिंदु से जो दूरी है, रेखा जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ काट रही है, वही उसका इंटरसेप्ट है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर ये डिस्टेंस आप ए मान लो, ये डिस्टेंस आप बी मान लो, यानी एक्स अक्ष का अंतःखंड आपने ए मान लिया। ये जो ए है ना, वो ये एक्स अक्ष का अंतःखंड है, ध्यान दीजिएगा। और वो भी जो है क्या है, वाई अक्ष का अंतःखंड है। तो आपको ये डिस्टेंस पता हो गई, एक्स अक्ष की दूरी और वाई अक्ष की दूरी, यानी वाई अक्ष का अंतःखंड पता हो आपको, दोनों अंतःखंड पता हो, तो आप इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। ये सिंपल सा है, इसमें देखो कई विधियां हैं लगाने के लिए, लेकिन एकदम सिंपल तरीका। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा 2। और इस फार्मूले में आप उठा करके वैल्यू रख दीजिए। 2 बिंदु हो गए, 2 बिंदुओं से ऊपर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, आप इसे x1 y1 मान लें, इसे आप x2 y2 मान लें। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, यानी b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, a। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है भैया। ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अगर ए बी से दोनों साइड में आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए बी प्लस, थोड़ा सा पेज और ऊपर कर लेता हूँ,
ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। तो जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकल करके आया है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ओके, वेयर ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्लियर? बोथ ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ओके, कीप इट से माइंड ऑलवेज। तो ये बात आपको समझने का प्रयास करना है यहाँ, ओके। तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसे ही हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं, या लंबवत रूप कहते हैं, या लंब रूप कहते हैं, या लंब रूप में रेखा का समीकरण कहते हैं हिंदी में। आप जैसे भी समझना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या दिया जाएगा वो भी आप समझने का प्रयास करिए। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश एक्सिस हो गया, वाई डैश एक्सिस हो गया, आपका ओरिजिन। इसमें बेटा आपको एक लाइन दिया जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं लाइन यल है आपका। क्या क्या दिया जाएगा उसको समझने का प्रयास करिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन यानी परपेंडिकुलर रूप में रेखा का समीकरण आप कैसे कैलकुलेट करें। देखो बेटा, इसमें क्या है कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से उस रेखा पर एक लंब दिया गया होगा, ठीक ना, इसीलिए इसे लंब रूप कहा गया। अगर हम मान लें कि वो डिस्टेंस आपकी पी है, ठीक है ना, चलो इसको हम पी ही मान लेते हैं। ए आपका पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट आपका बी हो गया, यानी मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? पी है, तथा उसका जो झुकाव है वो क्या है? आपका अल्फा है। क्लियरली? तो अगर ये लंब हो गया तो ए वाला झुकाव कितना होगा? आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। और अगर ए 90 माइनस अल्फा हो गया तो ए वाला कितना हो जाएगा? आपका अल्फा। बस इतना आपको समझना है, यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दिया गया है और आपको उसका झुकाव पता हो। यानी अगर मान लेते हैं झुकाव उसका अल्फा हो तो आप क्या करिएगा उसको समझने का प्रयास करिए। तो त्रिभुज ओ पी ए में कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी बाई ओ ए। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू हो गया ओ पी की वैल्यू पी है, पी बाई कॉस अल्फा, या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो पी सेक अल्फा। डायरेक्ट कर दिया मैं। इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी बी में साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी बाई ओ बी, दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी कोसेक अल्फा। ठीक है भैया। अब एक तरीके से आप अगर समझें तो ओ ए और ओ बी क्या हैं? इंटरसेप्ट ही हैं। और इंटरसेप्ट रूप में अभी मैंने रेखा का समीकरण पढ़ा कुछ देर पहले, तो क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण क्या होगा? होता है एक्स अपान ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए मीन्स इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ओ ए। और ओ ए की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया? पी सेक अल्फा प्लस वाई बाई पी कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। एक्स कॉस अल्फा से ऊपर चला जाएगा, वाई साइन अल्फा और सब के बटे पी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इधर आ जाएगी। तो लंब रूप में जो रेखा का समीकरण है आपका क्या है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहाँ पी मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा उस रेखा का धन एक्स के साथ क्या है? झुकाव है। किसका? जो लंब रेखा आपने ड्रॉ किया है उस रेखा पर। ठीक है ना? इसको आप समझने का प्रयास करिए। ए लंब रूप में रेखा का समीकरण होगा आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरल रेखा के व्यापक समीकरण
व्यापक रूप का अध्ययन करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। तो व्यापक रूप, इसको भी आप समझने का प्रयास करें। व्यापक रूप का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना मतलब है कि कोई एक अगर इक्वेशन, कोई एक रेखा अगर इस रूप में दिया गया हो, इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, ठीक ना, जनरल इक्वेशन है लाइन का, जो हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपको इसको विभिन्न रूपों में चेंज करना हो, मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप, प्रवणता रूप में आपको चेंज करना हो, या आपको अंतखंड रूप में चेंज करना हो, या आपको लंब रूप में चेंज करना हो, तो इसको आप कैसे परिवर्तित करोगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रवणता रूप में देखते हैं। प्रवणता रूप में आप क्या करते हैं, प्रवणता रूप में आपके रेखा का समीकरण होता क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिया गया है। इसको हमें किस रूप में लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। तो आप देखें बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब आप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हो गया, नहीं हो गया, हो गया, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m की वैल्यू है माइनस ए बाई बी और x की c की वैल्यू है माइनस स्मॉल सी बाई बी, कैपिटल सी अगर मैं ले लूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में, देखिए इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक तरीके से आपको अगर इस रूप में रेखा का समीकरण दिया गया हो और आपसे कोई पूछ ले कि उसकी प्रवणता क्या है, तो आप क्या बताइएगा, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, निगेटिव के साथ, ठीक है। अगले पेज पर हम आते हैं फिर से। अब हम लोग अंतखंड रूप के बारे में देख लेते हैं, यानी इस इक्वेशन को, इसको हमको किस रूप में चेंज करना है, अंतखंड रूप, यानी एक्स अपान ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1 के रूप में चेंज करना है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ए हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 के रूप में इसे चेंज करना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले माइनस सी से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू हो गया 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1, जो कि आपके किस रूप में हो गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के रूप में देखिए हो गया, जहाँ जो एक्स अक्ष का अंतखंड होगा ए, उसकी लंबाई होगी स्मॉल सी बाई स्मॉल ए, एंड वाई अक्ष का जो अंतखंड होगा, अगर कैपिटल भी हमने यहाँ पर मान लिया है जानबूझ करके, क्योंकि ऑलरेडी ये भी हमने स्मॉल लिया हुआ था, तो माइनस कैपिटल सी बाई, सॉरी स्मॉल सी बाई स्मॉल बी हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका लंब रूप। लंब रूप के लिए आप क्या करिएगा, उसको भी देख लें जरा सा, आपको बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इसे किस रूप में चेंज करना है, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के रूप में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए इसको, ऑप्शन बहुत हैं आपके पास, लेकिन एक तो तरीका ये है कि एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से का स्क्वायर और ऐड करके डिवाइड कर दो। कैसे, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दो। जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, बस आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। यदि हम मान लें कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो व्यवहारिक बात है साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे प्लस माइनस करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कंडीशन हो। हम शॉर्ट रूप में बता रहे हैं, इसको हम पूरा विस्तृत नहीं डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। हमें आशा है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा और आ भी जाएगा। तो पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुल मिला करके, और ये चूँकि निगेटिव होता नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो रूप हो गया, किस रूप में हो गया, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, जहाँ
cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड p इज इक्वल टू दिस। ये आपका कौन सा रूप है? लंब रूप है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर दो सरल रेखाएं दी गई हैं तो उनका प्रतिच्छेदन कैसे कैलकुलेट करेंगे या इंटरसेक्शन उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हैं, आपका 1 नंबर मान लीजिए, इसे 2 नंबर मान लीजिए। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास देखिए कई मेथड है। आपने एक जनरल इक्वेशन जैसे सॉल्व किया हुआ है इसके पहले, उस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वही इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हल कर सकते हो, अर्थात वज्र गुणनखंड विधि से अगर आप जानते होगे तो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं डायरेक्ट इसका प्रतिच्छेद बिंदु लिख देता हूँ। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1 कॉमा c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक ना, ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम समझा ही दे रहे हैं, इसको हम पूरा विस्तृत लगाएंगे नहीं। जब कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको हम देख लेंगे। तो वो संगामी रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। यदि 3 अथवा 3 से अधिक रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, एक ही बिंदु में मिलती हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कह लो कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। जैसे कोई बिंदु है, एक रेखा गई, दूसरी रेखा गई, तीसरी रेखा गई, चौथी, इस प्रकार से अगर कोई रेखाएं पास हो रही हैं एक ही बिंदु से, तो इसे हम लोग संगामी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। ठीक ना, ये संगमन बिंदु हो गया। ठीक ना, संगामी का मतलब होता है कि कई क्या कहते हैं रेखाएं एक ही बिंदु पर अगर आकर के मिले या एक ही बिंदु से होकर के पास हो रही हो। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो हम लोग संगम शब्द का प्रयोग करते हैं। संगम, गंगा और यमुना और सरस्वती जी का जहाँ मिलन होता है उसे हम लोग संगम कहते हैं, प्रयागराज में जो है। तो संगम का मतलब ही होता है, संगम शब्द का वहाँ और अर्थ और यहाँ का अर्थ लगभग सेम है, वही है, आप समझिए। ठीक ना, वहाँ नदियाँ मिलती हैं, यहाँ पे क्या है? रेखाएं मिलती हैं। तो आपको करना क्या है? ये तीन रेखाएं आपके पास पता हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बहुत विशेष तरीके से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सिंपल तरीका यह है कि इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यानी प्रतिच्छेद बिंदु कैलकुलेट कर लीजिए, जैसा पिछले अभी हमने टॉपिक में भी जस्ट पहले बोला, और उसको तीसरे इक्वेशन में रख दीजिए। अगर वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो तीनों रेखाएँ क्या हैं? संगामी होंगी। लेकिन अगर आपको प्रतिबंध ज्ञात करना है और डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। प्रतिबंध डायरेक्ट इसका लिख देते हैं, a1 b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस b1 c2 a3 माइनस c3 a2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 इज इक्वल टू 0। ये अभिष्ट प्रतिबंध है। तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की उसकी वैल्यू 0 दिखा दो, तब भी रेखाएं संगामी होंगी। और सबसे इजी तरीका ये है कि इन दोनों को सॉल्व करिए, एक्स वाई का जो मान है तीसरे इक्वेशन में रख दीजिए। या तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग कहेंगे कि दी गई रेखाएं क्या हैं? संगामी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच कोण, हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ मैंने प्रवणता से बताया हुआ था। यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो
मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से m1 निकल जाएगा इस रेखा की प्रवणता, और इस रेखा की प्रवणता आपकी m2 निकल जाएगी। तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, x कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा a1 बाई b1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से m2 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। tan थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। ये मॉडुलस वैल्यू होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी समांतर होने का प्रतिबंध और लंब होने का प्रतिबंध हो सकता है। तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, समांतर होने का प्रतिबंध, इसको मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। समांतर होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इसलिए हम विस्तृत नहीं जा रहे हैं। ये मिल जाएगा आपका a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0, यानी आपको मिलेगा क्या, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इसी रूप में दिया गया हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। और लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा, थोड़ा सा पेज ऊपर करता हूँ, समझिएगा सब। लंब होने का प्रतिबंध जो होगा सेम उसी प्रकार से tan थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको अगर रिवर्स कर दें तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, और तब अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यानी आपको मिलेगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये लंब होने का प्रतिबंध है, ठीक है। आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी अभी तक आई होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि अगर कोई रेखा दी गई, यानी जैसे रेखा आपको दिया गया हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और बोल दे कि इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो के समांतर रेखा का समीकरण, एक बात ध्यान दीजिएगा भैया, अगर इस रेखा के समांतर कोई भी रेखा होगी ना, तो ए वाला जो पार्ट है, यानी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, यानी पूरा ए वाला पार्ट वो वही होगा। ये जो अचर पद है आपका, इसकी वैल्यू बदल जाती है समांतर रेखा में। बाकी आप जैसे 1000 समांतर रेखाएं लिख लीजिए, अगर वो समांतर होंगी तो निश्चित रूप से ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो जो समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा, कि समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, जहाँ लेमडा क्या है, कोई न्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंब, अगर मतलब एक रेखा है ये, और इस पर कोई रेखा दूसरी लंब डाल रहे हैं, और उस रेखा का समीकरण पूछा जा रहा है, तो लंब रेखा का समीकरण जो होगा वो हो जाएगा आपका bx माइनस ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, bx माइनस ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। आपको जो आंसर है ना, लेमडा के टर्म्स में नहीं रखने हैं, कोई बिंदु अगर दिया जाए उससे सेटिस्फाइड करके लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना होता है। अभी मैं उसको, अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उसको मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये समांतर रेखा का समीकरण यह होगा इस रेखा के समांतर, और इस रेखा पर लंब अगर कोई रेखा हो तो उसका समीकरण आपका क्या होगा, एक रेखा होगी, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हालांकि हो सकता है बहुत चीज़ें आपके अभी सिलेबस में ना हो, मैं हालांकि उतना जाऊंगा भी नहीं, लेकिन एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। मान लीजिए आपका कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। प्रश्न बोल रहा है पर बिंदु x1 y1 से
डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या होगी, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप उसी फार्मूले से उसको अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कहीं क्वेश्चंस अगर इस पर आएंगे तो बुक्स वगैरह में डेरिवेशन होगा, इसका आप देख लीजिएगा। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अभी इसे शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। तो P इज़ इक्वल टू हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से इसको आप अध्ययन करिएगा। क्या हो जाएगा, इसको मॉडुलस वैल्यू लिख लीजिएगा। ax1 यानी x के स्थान पे x1 रखा आपने, y के स्थान पे y1, और पूरा इक्वेशन का LHS वही उठा के रख दिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ फार्मूला, उसका आपके दिमाग में आ जाए अगर आप लगाना चाहो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। मेरे कहने का मतलब समझिए, जैसे एक्सेस है, मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं आपस में समांतर है। ये L1 मान लेते हैं, इसे L2 मान लेते हैं, ठीक ना। एक रेखा आप मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक को मैं मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और प्रश्न पूछ ले कि इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a² प्लस a1² प्लस b1²। क्या लिखिएगा, डिवाइडेड बाई a1² प्लस b1²। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूँ, हमने दो कंडीशंस यहाँ पे लिख दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू। तो आप बेहतर ये होगा कि इसे ax और by ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि समांतर अगर होंगे तो ए वाला पार्ट बराबर होगा। तो ax और by इसे रहने दीजिए आप, और इसे c1 c2 रख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। c1 कांस्टेंट बदल सकते हैं, a पार्ट नहीं बदलेगा। तो मैं इसे भी लिख दे रहा हूँ a² प्लस b²। तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, आशा है कि आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि आया कहाँ से, तो आप जान लीजिए मूल बिंदु से दोनों रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाई कैलकुलेट करनी है। यानी ये रेखा है a मान लीजिए, b मान लीजिए, OA कैलकुलेट करिए इस फार्मूले से, OB भी कैलकुलेट करिए इसी फार्मूले से। और चूँकि पूरे डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को अगर घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, उसी से वैल्यू कैलकुलेट करके इसे लाया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर कुछ चीज़ें अभी भी बचती हैं तो आप हमसे निश्चित रूप से उसके बारे में पूछ सकते हैं। परंतु मेरा विश्वास है कि इतने से आपकी ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आया हो और बहुत ढेर सारी चीज़ें क्लियर हुई हों तो मुझे आशा है कि आप लोग उसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए आप फिर इंतज़ार करिए। ठीक है ना। थैंक यू।